नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बेहद चर्चित और सच कहूं तो उतने ही विवादित चरित्र के बारे में, बाबर। इतिहासकार आभास मालदाहियर की गहरी रिसर्च और उनकी किताब के हवाले से आज हम उन पुरानी किताबी बातों को थोड़ा साइड में रखकर एक बिल्कुल नए और फैक्ट बेस्ड नजरिए से चीजों को देखेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी खैमे या आइडियोलॉजी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि प्राथमिक दस्तावेजों में आखिर लिखा क्या है, बिना किसी फिल्टर के। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि असली बाबर आखिर था कौन? क्या वो कोई बहुत महान नायक था, या फिर एक क्रूर खलनायक, या शायद इन सबसे अलग सिर्फ एक आम इंसान जिसकी शख्सियत में ढेर सारी कमियां और विरोधाभास थे? मालदाहियार की रिसर्च हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ले जाती है। उनका मानना है कि जब हम इन ऐतिहासिक शख्सियतों को हीरो या विलन के फिक्स्ड चश्मे से बाहर निकाल कर देखते हैं ना, एक सच्चे और गलतियां करने वाले इंसान के रूप में, तब जाकर हमें असली इतिहास समझ में आता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे द बाबर कंट्रोवर्सी की, फिर देखेंगे 5 फेसेस ऑफ बाबर, उसके बाद द चेस बोर्ड किंग, फिर कैंपेन्स एंड आइडियोलॉजी, और अंत में द मुगल मिसनॉमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, द बाबर कंट्रोवर्सी, मिथ्स एंड एविडेंस। बाबरी मस्जिद हमारे देश में हमेशा से एक बेहद सेंसिटिव और बड़ा मुद्दा रहा है। अब लोकप्रिय मान्यता और आमूमन जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो कहती है कि ये मस्जिद मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर बनवाई थी। लेकिन यहाँ मालदायर का विश्लेषण एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करता है। उनका दावा है कि उस दौर के किसी भी प्राथमिक दस्तावेज में, जी हाँ, किसी भी दस्तावेज में मीर बाकी नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र तक नहीं है। उनके अनुसार ये स्ट्रक्चर दरअसल बाबरी नाम से जुड़ा है और हम इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये बाबरी आखिर था कौन? बाबर की अपनी ही डायरी बाबरनामा के हवाले से अगर देखें तो बाबरी बाबर का कोई दूसरा नाम नहीं था, बल्कि बाबरी एक लड़का था जो बाबर को 1501 के आसपास काबुल के एक बाजार में मिला था। बाबर ने खुद अपनी किताब में कबूल किया है कि वो उसकी तरफ आकर्षित था। यहाँ मालदायार एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाते हैं। क्या इस्लामिक कानून के हिसाब से किसी समलैंगिक साथी यानी होमोसेक्सुअल पार्टनर के नाम पर किसी मस्जिद का नाम रखा जा सकता है? ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमारी आम मान्यताओं में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देता है। दूसरा भाग, 5 फेसेस ऑफ बाबर, द ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शन। अगर हम बाबर की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल यानी उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को समझें तो ऐसा लगता है जैसे एक ही इंसान के अंदर 5 बिल्कुल अलग अलग रूप मौजूद थे। और शायद यही वजह है कि आज की किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए उसे पूरी तरह से अपनाना लगभग नामुमकिन है। मालदायार के मुताबिक बाबर एक समलैंगिक था, शराब का बेहद आदी था, पर साथ ही एक फैमिली मैन भी था जो अपने परिवार से बहुत लगाव रखता था। वो एक बेहतरीन कवि था और इसके साथ ही एक कट्टर जिहादी भी था। अब इस विरोधाभास को देखिए। आज के समय में सेक्युलर सोच वाले लोग उसके जिहादी और कठोर स्वभाव को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं, और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट लोग उसके शराब पीने और समलैंगिकता वाले पहलू को छुपा देते हैं। ये चीजें उसकी इंसानी जटिलताओं को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाती हैं। तीसरा भाग, द चेस बोर्ड किंग, फेलियर्स टू एम्पायर। हमें लगता है कि बाबर एक ऐसा योद्धा था जो जहां गया बस जीतता चला गया, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। सोर्स मटेरियल एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। उसका शुरुआती जीवन असफलताओं और त्रासदियों से भरा हुआ था। सोचिए, 1494 में जब बाबर महज 11 या 12 साल का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मध्य एशिया में वो लगातार जमीनें जीतता रहा और हारता रहा, ठीक शतरंज के एक मोहरे की तरह, और इसीलिए उसे चेस बोर्ड किंग का खिताब दिया गया। हिंदुस्तान पर हमला करने की उसके शुरुआती 4 प्रयास तो खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से पूरी तरह फेल हो गए थे। आखिरकार 5वें प्रयास में अपने बेहतर तोपखाने और थोड़े अच्छे मौसम के दम पर उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है, बाबर को दफन करने के लिए हिंदुस्तान या उसकी मातृभूमि समरकांत की बजाय काबुल को ही क्यों चुना गया? इसे हम आज की मॉडर्न लाइफ के एक कॉरपोरेट अप्रेजल वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब किसी कॉरपोरेट जॉब में किसी को अचानक अपना सबसे बड़ा प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलता है ना, तो वो कंपनी या वो जगह उसके लिए हमेशा यादगार बन जाती है। बाबर के लिए काबुल बिल्कुल वही जगह थी। यहीं पर उसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा क्षेत्र और एक स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी मिली थी।
यही सबसे बड़ी वजह है कि उसकी भावनात्मक अटैचमेंट काबुल से सबसे ज्यादा थी। चौथा भाग, कैंपेन्स एंड आइडियोलॉजी, जेंगिज वर्सेस तिमूर। जब बाबर ने भारत में अपने पैर जमा लिए तो यहाँ शासन करने के लिए उसके पास दो अलग अलग विचारधाराओं के ब्लूप्रिंट थे। एक तरफ थे गेंगिस खान यानी चेंगिस खान, जो अपने पूरे शासन में पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर नीतियों को मानते थे। वो अपना खुद का टिंगरिज्म धर्म मानते थे, लेकिन अपने राजकोष और राज्यों को उन्होंने धर्म से बिल्कुल अलग रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ थे तैमूर, जिनका मूल उद्देश्य ही इस्लामिक विस्तार, धार्मिक कट्टरता और जिहाद का आह्वान था। बाबर ने जब चुनाव किया तो उसने गेंगिस के धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया, बल्कि राज करने के लिए उसने तैमूर की कठोर और कट्टर विचारधारा को अपना बेस बनाया। यहाँ बाबर के इस रणनीतिक दोहरेपन यानी उसके डबल स्टैंडर्ड्स को समझना बहुत दिलचस्प है। मालदाहियर अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जब बाबर अफगानिस्तान में था तो उसने वहां अपने ही मुस्लिम शत्रुओं को मारकर उनके सिरों की बड़ी बड़ी मीनारें बनवाई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तब उसने कभी भी जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पर जब वो भारत आया और खानवा के युद्ध में उसने हिंदू राजपूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब उसने पूरी तरह से जिहाद की घोषणा की और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। उसके ये इरादे कोई किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि बाबरनामा में दर्ज उसके अपने ही शब्द इस रणनीति को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। युद्ध से ठीक पहले बाबर ने शराब छोड़ने की घोषणा की, शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए और अपनी डायरी में बाकायदा लिखा, जिस तरह मैंने शराब के बर्तन तोड़े हैं, ठीक उसी तरह मैं मूर्ति पूजकों के भगवानों को तोड़ने जा रहा हूँ। ये कोट अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारत आने के बाद उसके लक्ष्य कितने ज्यादा धार्मिक रूप से प्रेरित हो चुके थे। आखिरी और पांचवा भाग, द मुगल मिसनोमर, करेक्टिंग द टाइटल। हम बचपन से पढ़ते आए हैं मुगल साम्राज्य, लेकिन दस्तावेज चीख चीख कर बताते हैं कि ये नाम ही पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि इस साम्राज्य का असली नाम तिमुरिद गुरखायन था। अब आप सोचेंगे ये गुरखायन क्या है? गुरखायन दरअसल एक टाइटल था जिसका मतलब होता है दामाद, क्योंकि तैमूर ने जंगीज खान के वंश में शादी की थी ताकि उसे एक आधिकारिक रॉयल दर्जा मिल सके, इसीलिए उसने खुद को गुरखायन कहना शुरू किया। और बाबर दरअसल तैमूर के ही वंश और उसी साम्राज्य को भारत में आगे बढ़ा रहा था। तो टेक्निकल और हिस्टोरिकल लेवल पर ये किसी भी तरह से मंगोल या मुगल साम्राज्य था ही नहीं। 50%, ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। 40,000 शब्दों वाली बाबर की अपनी डायरी में मुगल शब्द का जिक्र लगभग 400 बार हुआ है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उसने लगभग 50% बार मुगल शब्द का इस्तेमाल एक गाली या अपमान के तौर पर किया है। जरा सोचिए इस आयरनी के बारे में। जिस शब्द और पहचान से वो खुद इतनी नफरत करता था कि उसे गाली की तरह यूज करता था, आज आधुनिक इतिहास ने उसी शब्द को उसके पूरे साम्राज्य का नाम दे दिया है। है ना हैरानी की बात? तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब हम इन ऐतिहासिक शख्सियतों को केवल महान नायक या किसी भयानक खलनायक के चश्मे से देखने के बजाय उन्हें एक आम, गलतियां करने वाले और विरोधाभास से भरे इंसान के रूप में देखते हैं, तो इससे इतिहास और अपने वर्तमान को समझने का हमारा नजरिया आखिर कितना बदल जाता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के जरिए कुछ नया और फैक्ट बेस्ड जानने को जरूर मिला होगा। आज के इस विश्लेषण में मेरी तरफ से बस इतना ही।